हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अन अकेडमी एमपीपीएससी एंड व्यापम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र देखेंगे। इंडियन पॉलिटी का ये सेशन होगा, फर्स्ट सेशन, जिसके अंतर्गत भारत संघ और राज्य क्षेत्र की हम चर्चा करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इसके अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं काफी डेप्थ में बताऊंगा जो आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल होंगे और प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं या राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो भिन्न भिन्न चीजें दी गई हैं, भिन्न भिन्न अनुच्छेद, अनुसूची, उससे जुड़े हुए जो प्रमुख आर्टिकल्स हैं, उससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख भाग हैं, उनके अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके जो सैद्धांतिक पक्ष है, नैतिक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष है, इन पर सब पर चर्चा होती है। उनके पक्ष में, विपक्ष में, तर्क कुतर्क सारी चीजें उसके अंतर्गत की जाती हैं। तो आज का जो कंप्लीट सेशन होगा इसमें हम लोग इन चीजों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसा जानते हैं कि भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जैसा कि सेशन का टॉपिक है इंडिया विच इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो हम कहते हैं कि भारत जो है राज्यों का संघ है। तो भारत के संविधान में जो ये पूरा प्रोसेस है और इससे कैसे ये राज्यों का संघ बना, कैसे भारत का रिफॉर्मेशन हम देखते हैं, कैसे एक सूत्र में आज जिस भारत को आप देखते हैं जिन राज्यों के शासित प्रदेशों के रूप में वो कंपाइल हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री और साथ ही भारत के संविधान के मुख्य प्रमुख भाग के अनुच्छेदों के संदर्भ में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान का भाग एक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाग एक क्या कहता है कि भाई भारत के राज्य क्षेत्र के किस किस प्रकार की इकाई होंगी और उनका इंडिया के साथ या इंडियन संघ के साथ या भारत के साथ में क्या उनका रिलेशन होगा, संबंध होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें जो है आपको ये पता होना चाहिए कि भाग एक, कुछ चीजें जैसे कि मैं आपको बताता हूँ रटी हुई होना चाहिए। भाग एक जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आपको देखने के लिए मिलता है जो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। भाग दो जो 5 से लेकर के 11 तक आपको देखने के लिए मिलता है जिसमें नागरिकता, जो मैं अगले लेसन में बताऊंगा, या सिटीजनशिप जिसको हम कहते हैं, उसका उल्लेख आपको देखने के लिए मिलता है। भाग 3 की अगर हम बात करें तो जो 12 से 35 तक अनुच्छेद होता है, आर्टिकल होता है, जिसमें आपके मूल अधिकार आपको देखने के लिए मिलते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। देन आफ्टर आपका आता है 36 से 51 जिसमें आपके नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। आर्टिकल 51 ए या 51 का, जिसको हम क्या कहते हैं, मूल कर्तव्य, जो हमारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं जो हमने बाद में संविधान में जोड़े हैं, सोवियत संघ के संविधान से लेकर के उनकी चर्चा। और आर्टिकल 52 से संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति का मामला शुरू होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि अनुच्छेद एक क्या कहता है, कि ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यूज में सीधा डायरेक्ट पुट कर दिया जाता है कि आर्टिकल 1 क्या कहता है या किस अनुच्छेद में भारत के संघ और राज्य क्षेत्र का हमको वर्णन दिखाई देता है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि भारत का संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 कहता है, जिसके अंतर्गत भारत के दो नाम आपको देखने के लिए मिलते हैं, इंडिया विच इज भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत, जो कि क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, इज यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो इसके अंतर्गत जो दो बातों का आपको ध्यान रखना है कि भाई दो चीजें स्पष्ट होती है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया जो कि राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद दो बातों को स्पष्ट कर रहा है। एक, कि देश का नाम क्या है। आपने सुना होगा कि भारत के बहुत सारे नाम है, कि भैया हिंदुस्तान बोलते हैं, आर्यावर्त बोलते हैं, है ना, तो ये बोलते हैं, तो वो बोलते हैं। ऐसे अन्य कोई नाम नहीं है। आधिकारिक ऑफिशियल जो नेम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिखाई देते हैं वो केवल दो नाम है, एक है इंडिया और दूसरा है भारत। दो नामों का उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया विच इज भारत। दूसरा कि भारत की शासन पद्धति का प्रकार क्या होगा, इसकी झलक इसी वाक्य से समझ में आती है कि इंडिया विच इज यूनियन ऑफ स्टेट, जो कि राज्यों का संघ है, जिसके अंतर्गत संघ का जो मामला है वो थोड़ा सा पावरफुल दिखाई देता है और राज्यों का संघ है। ठीक है, इसके बाद में हम देखें तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है।
सॉरी, एक के अंतर्गत मैंने अभी आपको ये चीजें बता दी। उसी की पीपीटी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया, एक देश के दो नामों का उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों में ये क्वेश्चन उठता है जनरली कि भाई हो सकता है कि आपको तार्किक तौर पर कभी मेंस में पूछ लिया जाए कि भाई क्या आवश्यकता थी कि आपको जो है दो नाम रखने पड़े। आप इंडिया भी रख सकते थे, भारत भी रख सकते थे। कुछ लोग जो है इंडिया में सहमत थे, कुछ लोग भारत में। तो सबका साथ सबका विकास उस समय से चला आ रहा है भाई, संविधान सभा ही सर्वोपरि थी उस समय, तो है ना। तो क्या किया जाए, तो वहां पर क्या किया, देश का जो है दो नाम किए गए, जिसमें कि इंडिया अर्थात भारत दो नामों का उल्लेख किया गया। दूसरा, संघात्मक जो हमारे यहाँ एकात्मक ढांचा, संघात्मक ढांचे की अगर हम बात करें तो शासन पद्धति का प्रकार, तो केंद्र राज्य संबंध के आधार पर दो प्रकार की शासन प्रणाली है। या तो आप अमेरिका जैसी व्यवस्था कर दो कि भाई दोनों दोहरी नागरिकता दे दी, थोड़े से अधिकार स्टेट्स को दे दिए, लेकिन मेन केंद्र के पास है। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में आप जानते ही हैं, और मूलतः एकात्मक संघात्मक ढांचे के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है कि भारत को एक जो है उसके संदर्भ में कि संघ राज्य क्षेत्रों का मुख्य जो है ग्रुप बनाया गया। अब जैसे कि आर्टिकल 1 का 3 पॉइंट आप देखिए, इसमें समझिए कि आप तीन वर्गों में हमने डिवाइड किया हुआ है। अब कैसे शासन होगा, शासन करने का जो है एक तो सीधा सीधा मामला ये है कि भाई आपका जो भारत के राज्य हो गए, जैसे कि मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, जो भी आते हैं। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र है, जैसे आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आदि हो गए। और ऐसे अन्य क्षेत्र जिसे किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जाए। मान लो कि चाइना को कोई एरिया हमने ऑक्युपाइड कर लिया, फॉर एग्जाम्पल सिक्किम भारत संघ में शामिल हुआ था, या बांग्लादेश से हमने कोई सीमा का आदान प्रदान भूमि का किया। तो ये दो तीन चीजें हैं जिसके अंतर्गत तीन वर्गों में आप इनको बांटते हैं। दूसरा, अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जैसे मान लो कि भाई अनुच्छेद 2, इसको अगर मैं डिफाइन करूं सबसे पहले, तो आप इसको समझिए कि आर्टिकल 2 क्या कहता है। इसके अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और अनुबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, जो वह ठीक समझे मींस पार्लियामेंट जिसको ठीक समझे, अर्थात जहां पर देश की सर्वोच्च पंचायत संसद की हम बात करते हैं, तो पार्लियामेंट जिसको ठीक समझे, अर्थात वहां पर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर संसद बनती है जैसा आप जानते हैं, और कानून बनाए और नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती। अब मान लो कि भाई भारत संघ में कोई शामिल होना चाहता है, तो ये पावर कौन है, किसके पास है, डिसीजन कौन लेगा, पार्लियामेंट लेगी। दूसरा, इन केस अगर मान लो मध्य प्रदेश से अलग करके बुंदेलखंड एक अलग राज्य बनाना, मान लो, या छत्तीसगढ़ बनाया गया था, या बंबई स्टेट से हमने महाराष्ट्र गुजरात को अलग किया, तो ये जो केस है ये हमको कहां दिखाई देता है, ये पूरा पूरा आर्टिकल 2 हमारा जो कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना को कर सकेगी। फिर आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 3, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर मैं कहूं कि भाग 1 के अंतर्गत जो वन ऑफ द फेवरेट आर्टिकल है जिससे कि क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, दैट इज आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के जो क्षेत्र होते हैं उनकी सीमाएं होती है, उनके नामों में परिवर्तन। ये पार्लियामेंट को पूरा पूरा देश की पावर है कि भाई कैसे वो मध्य प्रदेश का नाम चेंज करके कुछ भी कर सकती है, वो यूपी का नाम चेंज कर सकती है, वो एमपी की सीमा बढ़ा सकती है, एमपी की सीमा घटा सकती है, और एक नए स्टेट का गठन कर सकती है। ये पावर किसके पास है, अनुच्छेद 3 संसद को ये पावर देती है कि वो इस संबंध में डिसीजन ले सकती है। ठीक है, और अनुच्छेद जो है इस 4 इसी की व्याख्या करता है कि भाई पार्लियामेंट ये चीजें कर सकती है उसके पावर के संदर्भ में। अब दो चीज है यहां पर, एक मामला आता है, देखिए संसद ने कहा कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में चेंजेस कर सकती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो कानून के विद रहते हैं उनके संबंध में कहीं ना कहीं चीजें आ जाती है। तो यहाँ पर एक पार्लियामेंट ने क्या किया कि भाई संसद विधि बनाकर बेरूवादी संघ का एक मामला आया। अब बेरूवादी संघ के मामले में प्रश्न उठा कि क्या संसद कानून बनाकर किसी राज्य के क्षेत्रों में वृद्धि या कमी कर सकती है, ये तो ठीक समझ में आ गया। लेकिन किंतु प्रश्न यह है कि क्या पार्लियामेंट अपनी इस शक्ति के अंतर्गत किसी भारतीय भूभाग को एक विदेशी राज्य को दे सकती है।
है ना। जैसे मान लो कि भाई अब बोला कि हमारा ये क्षेत्र हम अपनी पार्लियामेंट की मर्जी से इसको दे रहे हैं किसी देश को, तो ये एक बड़ा विषय था। खैर इसको हमारे को उतना दिमाग नहीं लगाना है, हमें आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 के अंतर्गत ये याद रखना है कि अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का गठन, या अनुच्छेद 3 के तहत जो निर्माण और ये चीजें होंगी, इनको संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना नहीं जाएगा। अब सीधी सीधी बात है, आपको आर्टिकल 1, 2, 3 याद रखना है, जिसमें वन ऑफ द फेवरेट मैं बता रहा हूं जो आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं कि भाई संघ राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है वो आर्टिकल 1 इंडिया अर्थात भारत जो कि राज्यों का संघ होगा, और आर्टिकल 3 संसद की शक्ति जो नियम बनाने की संदर्भ में उसको मिलती है। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम आते हैं। तो ये भाग 1 के मुख्य बिंदुओं को मैंने बताया। अब भारत के संदर्भ में देखिए, भारत का एकीकरण या पुनर्गठन कैसे हुआ। तो आपने सुना होगा, बहुत बार आपने एक शख्स का नाम सुना होगा, अभी 4 दिन बाद उनकी जयंती होने वाली है, 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये व्यक्ति का नाम बहुत बार जब इंडियन पॉलिटिक्स को हम पढ़ते हैं, राजव्यवस्था को पढ़ते हैं, तो 1946 का 47 का जो सिचुएशन था इंडिया का, क्या भारत हमेशा से ऐसा था जिसको आज आप एक भूखंड के रूप में कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर पश्चिम बंगाल से गुजरात तक देख रहे हैं? हमेशा से ऐसा नहीं था, सिचुएशंस अलग थी, बहुत सारी रियासतें थी, बहुत सारे सेंट्रल प्रोविंसेस बरार के अंतर्गत प्रांत थे, प्रत्येक शासी प्रांत थे, और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी कि भाई जब माउंटबेटन प्लान आया, जब योजना आई और जब भारत विभाजन का प्लान आया, तो दोनों मुल्कों को, देशी रियासतों को स्वतंत्रता दे दी गई थी। या तो वो इंडिपेंडेंट रह सकती थी, या चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती थी, चाहे तो भारत में मिल सकती थी। ये एक बड़ी समस्या थी। अब अगर हम देखें तो भारत के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जिनको पटेल ने काफी हद तक दूर किया, लेकिन मेजर जो रियासतें थी उनमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भारत को करना पड़ा। वैसे 562 रियासतों में तो कोई विशेष दिक्कत नहीं गई, लेकिन जूनागढ़ का एक मसला था जम्मू कश्मीर का, मसला था हैदराबाद का। ये 3 ऐसी रियासतें थी जिनमें कहीं ना कहीं पेंच फंसा, और इसके विषय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उन्हीं संदर्भों में चीजों को आगे देखेंगे। तो रिफॉर्मेशन या एकीकरण, पुनर्गठन का जो नींव है, या भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो अंग्रेजों ने बहुत अच्छी एक चीज की भारत में। वो एक अच्छी चीज ये थी कि भारत को इन्होंने एक सूत्र में बांधने का कार्यक्रम किया, जो आगे हमारे लिए हेल्पफुल हुआ। जैसे कि आप देखें तो ब्रिटिश इंडिया जो कहा जाता था, तो ब्रिटिश इंडिया इज कॉल्ड कि उसमें बर्मा भी होता था, उसमें अफगानिस्तान का कुछ एरिया था, पाकिस्तान था, इंडिया था, है ना, दक्षिण तक उसकी सीमाएं थी, काफी जो है वास्ट था। लेकिन जब देश अलग हुआ, कुछ चीजें थी उस पर हम चर्चा करेंगे। मूलतः भारत के एकीकरण के भूमिका में जो 4 पॉइंट्स, जो 4 कोर पॉइंट्स आपको समझने चाहिए, वो 4 कोर पॉइंट्स क्या है कि एक तो ये हो गया कि देशी रियासतों का एकीकरण कैसे होगा, यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय। मान लो कि गोवा बाद में भारत में शामिल हुआ, पांडिचेरी का विषय है, या अन्य जो क्षेत्र हैं उनका, जैसे सिक्किम का एक केस है कि भाई सिक्किम बाद में भारत संघ का हिस्सा बना। और राज्यों का पुनर्गठन जो बाद में फजल अली आयोग, या जिसको हम सैयद फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, उसके माध्यम से इसका कंसेप्ट दिखाई देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें तो देशी रियासतों का अगर हम देखें तो जो ब्रिटिश प्रांतों के अलावा, आप देखिए एक पॉइंट कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय भूभाग पर ब्रिटिश प्रांतों के अलावा देशी रियासतों का अस्तित्व था, जो भारत के कुल भूखंड के 40% तक था, और ब्रिटिश प्रांतों पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन था, जबकि देशी रियासतों पर उनका अप्रत्यक्ष शासन था। देशी रियासतों पर उनका जो शासन था वो इनडायरेक्ट रूल कर रहे थे, वहां पर राजा रजवाड़े भी थे, उनको कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टाइप के अधिकार दे दिए, और बाकी शासन कंट्रोल उन्हीं के पास था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देशी रियासत। अब सिचुएशन क्या हुई कि भाई जब देश आजाद हुआ तो रियासतों को कहा गया तुम्हारी इच्छा, चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, चाहो तो भारत में, और चाहो तो स्वतंत्र रहो। एक बड़ी सिचुएशन थी। अब जम्मू कश्मीर में बड़ा एक मसला फंसा। तो आप सब जानते हैं, कश्मीर का इतिहास आपने सुना ही होगा। तो भैया कश्मीर में ये सिचुएशन थी, वहां के राजा थे हरि सिंह, हिंदू, ज्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम। तो वहां क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के साथ यथास्थिति बनाए रखने का समझौते का प्रस्ताव दोनों सरकारों के पास भेजा। अब ये इंडिया में शामिल हुए नहीं, पाकिस्तान में शामिल हुए नहीं। आप सभी जानते हैं पाकिस्तान की फौज ने वहां अटैक कर दिया, वो पीओके का जो मसला वहां तक पहुंच गए। अब जब वहां तक पहुंच गए तो हरि सिंह जो थे वो कहाँ पहुंचे, दिल्ली, पटेल साहब के पास। तो बोले क्या करें, तो सबसे पहले विलय पत्र पर दस्तखत, आप भारत संघ का हिस्सा हो रहे हैं।
फिर वहां पर पहुंची भारतीय फौज और फिर नेहरू जी जब यूनाइटेड नेशन चले गए तो यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा, दोनों फौजें अपनी यथास्थिति बनाए रखें। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो अगर हम बोलते हैं, एलओसी की अगर हम बात करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं, सॉरी, तो वो आपको दिखाई देती है दोनों देशों के बीच में एक अध्यारोपित सीमा जो किसी बाहरी शक्ति के द्वारा की गई है। ये कई बार क्वेश्चन आता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो वो एक कश्मीर का एक मसला यहाँ पर जो मैंने आपको बताया। आगे हम देखते हैं तो भारत सरकार के संदर्भ में ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। दूसरा विषय था कि जूनागढ़, जहां पर आपने पश्चिम जो हमारा काठियावाड़ का प्रायद्वीपीय क्षेत्र था, नवाब मोहम्मद खान एक मुस्लिम थे, अधिकांश प्रजा हिंदू थी, यह पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन फिर पटेल साहब का वहां पर दबाव हुआ और उनसे काफी नाराज हुए और बाद में भारत संघ का हिस्सा बना। फिर ऐसे ही कहानी हैदराबाद की है, जिन्होंने स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन इनको पूरा पूरा पाकिस्तान का सपोर्ट था। बाद में ये भी भारत का हिस्सा बना और माउंटबेटन और अन्य लोगों के दबाव में ये जो है निजाम जो थे, है ना, इन्होंने भारत के साथ यथास्थिति समझौता किया। याद रखना, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा जाता है, एक अस्थायी समझौता, और 29 नवंबर 1947 को ही समझौता हुआ था। देखिए, ये कुछ एक फैक्चुअल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार ऐसे डेप्थ में जाकर के ये क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो यूरोपीय उपनिवेशकों का विलय, तो सबसे पहले आप देखें तो फ्रांसीसियों की हम बात करें, इनके कुछ क्षेत्र थे जिनका विलय किया गया। इनको थोड़ा सा आप इनमें विशेष तौर पर आप पुर्तगालियों का कंसेप्ट याद रखेंगे। पुर्तगाली ऐसे यूरोपीय थे भारत में जो सबसे पहले आए, है ना। पुर्तगाली आप जानते हैं, वास्को डिगामा सबसे पहले आया था कालीकट 1498 में और सबसे बाद में गए 1961 में गोवा इनसे स्वतंत्र हुआ है ना। तो पुर्तगाली शासन इनको स्वीकार नहीं था। दादर नागर हवेली में व्यापक आंदोलन हुआ। फिर आप देखें तो लक्षद्वीप की अगर हम बात करें, उसके बाद में अंडमान निकोबार की हम बात करें तो इसको भी स्वतंत्र कराया गया डेनमार्क के उससे। फिर इसके बाद में सिक्किम भारत संघ का हिस्सा कैसे बना, तो जब 17वीं सेंचुरी आई तो 17वीं सेंचुरी में आप सब जानते हैं कि यहाँ जो है सिक्किम का पहला चोंग्याल घोषित किया गया राजा, और नामयांग को 3 बौद्ध भिक्षुओं ने राजा घोषित किया था। तो काफी जो बुद्धिस्ट साइट है वहां पर देखने के लिए मिलती है, हालांकि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता, लेकिन ये भारत संघ का हिस्सा बना बाद में। 35वां संविधान संशोधन हम पढ़ते हैं कि भारत संघ में शामिल किया गया, 36वें में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब हम ये तो एक बेसिक कहानी थी, इसीलिए मैंने इसको एक स्पीड में थोड़ा रैपिड फायर आपको बता दिया। मेजरली जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं कि भाई भारत के राज्यों के पुनर्गठन के विषय में एक टिप्पणी कीजिए, हो सकता है कि मेंस में पूछ लिया जाए। प्रीलिम्स में पुनर्गठन से कोई आयोग पूछे जा सकते हैं। तो क्या हुआ, जब भारत एकत्र हुआ, इतना बड़ा साम्राज्य था, सब कुछ चीजें थी, तो इसको प्रशासनिक रूप से चलाने के लिए बहुत एक सुटेबल चीजें चाहिए थी। तो इस संबंध में धर आयोग बना। एस के धर आयोग 47 में बना, और एस के धर में यहाँ लिख ही देता हूँ 1947 एस के धर आयोग। अब ये जो धर आयोग था ना भैया, तो धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिया कि भाई जो है प्रशासनिक आधार होना चाहिए, भाषाई आधार नहीं होना चाहिए। तो धर आयोग की रिपोर्ट पर 1948 में समीक्षा के लिए कमेटी बनी जिसका नाम था जेबीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया इसमें शामिल थे। ये कमेटी बनी और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1952 में। इन्होंने भी लगभग ऐसी मिली जुली बात की, और इसके व्यापक परिणाम स्वरूप एक जो हम कह सकते हैं कि मेजरली जो आयोग बना, कमीशन बना, वो सबसे इंपॉर्टेंट जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है, वो बना था 29 दिसंबर, इंपॉर्टेंट है, डेट नोट कर लें, 1953, जिसको कि हम सैयद फजल अली आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सैयद फजल अली आयोग। अब इसमें 2 अन्य सदस्य थे, एक थे आपके हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ, और दूसरे थे आपके के.एम. पणिक्कर। तो ये जो 2 मेंबर थे, इन दोनों को और इन फजल अली आयोग को मिलाकर के ये बोर्ड था। इसने अपनी रिपोर्ट दी 2 साल बाद, 30 दिसंबर की डेट थी 1955 को, और इसने कहा कि भाई प्रशासनिक आधार होना चाहिए, लेकिन संसाधनों पर भाषाई सुगमता को भी बल दिया जाए। इसी आधार पर भारत में 1956 में 1 नवंबर की जो स्थिति थी, जिसमें मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ, उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है उस समय गठित किए गए थे। तो यहाँ पर वही जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, संस्कृति के आधार पर सारी चीजों का समावेश रखना था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जिसके अंतर्गत आपके आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू,
कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये पूछे जाते हैं, इनको कई बार आप नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 6 संघ शासित प्रदेश, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, तो ये जो है ये आपके संघ शासित प्रदेश हुए। अब कुछ एक चीजें ये एक याद रखना कि 56 के बाद क्या क्या चीजें हुई। तो 56 के बाद याद रखना भारतीय राज्य का जो पुनर्गठन, जैसे कि नागा आंदोलन था, उसके कारण असम को विभाजित किया गया और 1962 में जो अंग्रेजी भाषी राज्य है नागालैंड, इसकी स्थापना की गई। 1966 में पंजाबियों के लिए पंजाब, और जो वहाँ जाट कम्युनिटी रहती थी, हिंदी भाषी जनता थी मुख्यतः, उनको अलग या पृथक करके एक स्टेट बनाया गया जिसका नाम है हरियाणा। अगर हम आज की सिचुएशन की बात करें तो वर्तमान में भारत में 28 स्टेट्स और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो है क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर बहुत सारे स्टेट्स की मांग लगातार उठ रही। जैसे महाराष्ट्र की हम बात करें तो विदर्भ है, गोंडवाना है गुजरात में, बिहार में मिथिलांचल, भोजपुर में पूर्वांचल, एमपी यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र, ये काफी सारी चीजें हैं। तो ये आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस लेक्चर का जो मेरा पूरा उद्देश्य था वो ये था कि भाई भारत के संदर्भ में जो भाग 1 या पुनर्गठन जिसको हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग हम पढ़ते हैं, उसके विषय में हमें पता होना चाहिए कि संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है। दूसरा, भारत के पुनर्गठन का प्रोसेस थोड़ा सा मैंने आपको समझाया। तीसरा, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की थोड़ी सी स्टोरी बताई। सिक्किम का प्रवेश बताया। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो उसके संदर्भ में है वो आपको याद रखना है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है नागा कैसे किस संघ में स्टेट अलग बना, असम से नागालैंड की हमने बात की, पंजाब से हमने हरियाणा की बात की। साथ ही साथ भारत के जो पुनर्गठन के आयोग थे, जैसे कि हमने धार आयोग से लेकर के फजल अली और आपके जो आपके जेबीपी कमेटी, उसके विषय में मैंने आपको बताया। तो आई होप कि ये जो कंसेप्ट है आपको कुछ हद तक समझ आया होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पार्लियामेंट की जो नियम बनाने की शक्ति है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपकी जो संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में उनकी सीमा में नामों में परिवर्तन करने की, है ना, तो ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे इस वीडियो के बाद में। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप लोग मेरी क्लासेस देख रहे हैं। आप लोगों के लिए हमने गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट 2022 फॉर एमपीपीएससी एग्जाम एस्पिरेंट नवंबर 6 शाम को 5 बजे से स्टार्ट होगा। ये 5 करोड़ मूल्य के शानदार प्राइसेस आप जीत सकते हैं। इसमें आपको एनरोल करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा, रेफरल कोड अर्जुन लाइव, इस कोड को लगाएं और आपको इसमें एनरोलमेंट मिल जाएगा। 5 करोड़ तक के प्राइज आप जीत सकते हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो आपको कंप्लीट पाठ्यक्रम हम लोग प्लस कोर्सेज में कवर कराते हैं, जिसमें कि आप लोग काफ़ी सारे वेरियस नोट्स, क्लास नोट्स और ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंडरी, हम यहाँ पर कुछ बैच कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सामने, जैसे कि अक्टूबर नवंबर के प्रीलिम्स के मेंस के बैचेस हैं। आपके मेंस 2021 का जो बैच है, पवन सर, शुभम सर, नीरज सर, अंकुर सर, रजत सर और राजुल मैम आपको यहाँ पढ़ा रही हैं। इसके अलावा आइकॉनिक बैच है 22-23 का, जो 20 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। कंप्लीट डिस्कशन होता है प्री प्लस मेंस का। आपका फाउंडेशन बैच है जो 29 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि आपका प्री प्लस मेंस का कंप्लीट डिस्कशन है। अनलाइन अकेडमी का हमारा लाइट सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं आफ्टर मेरा कोड यूज़ करके। तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, अर्जुन लाइव, इसका यूज़ करें, है ना। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप दिस सेशन विल हेल्पफुल टू यू। और वीडियो को सभी एक बार लाइक करेंगे। कोई भी डिमांड हो, आप किसी विषय पर, टॉपिक पर अगर लेक्चर चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं। और टेलीग्राम का जो मुझे एक पॉइंट बताना था कि टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप जाकर के क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। क्लासेस में नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं ना, काफ़ी सारे बैच कोर्सेज चल रहे हैं, उनमें आप एनरोल कर सकते हैं। प्रोफाइल लिंक भी आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अब हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। लेट्स क्रैक इट।